गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि हम दिन प्रतिदिन हर एक वीडियो के माध्यम से किसी न किसी नए प्रकरण को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और मैं भी हर तरीके से आपके लिए नए नए प्रयोग करके नई नई वीडियो बना करके नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और मुझे विश्वास है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस बना करके आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर पाऊँगा। अतः आप भी थोड़ा प्रयास करके इन्हें ध्यान से सुने। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, कई विद्यार्थी इन वीडियोज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आलस्य के कारण से इन पर पूरा समय खर्च नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो विद्यालय में भी नहीं समझ पाते, तो उन विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो विद्यार्थी इन वीडियोज़ को ध्यान से सुने, समझे और समय का सदुपयोग करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो, जिसमें बाजार दर्शन पाठ के पाठ्य पुस्तक प्रश्न जो हमारी किताब के पीछे लिखे हुए होते हैं, उन प्रश्नों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? तो देखो, पहला प्रश्न आप लोग ढंग से समझना। पहले प्रश्न के अंतर्गत बताया है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है या असर पड़ता है। तो यहाँ एक प्रश्न आपसे दो प्रकार से आंसर पूछ रहा है कि बाजार के जादू के चढ़ने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है और उतरने पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, बाजार के जादू चढ़ने पर क्या असर पड़ता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो व्यक्ति जब बाजार जाता है, तो बाजार जाने पर व्यक्ति बाजार से उन वस्तुओं को खरीद लेता है जो केवल बाह्य चमक दमक के कारण आकर्षित लगती है। अर्थात व्यक्ति का मन न चाहने पर भी व्यक्ति उसकी आकर्षण के प्रति लुभा जाता है और उन वस्तुओं को खरीदने पर मजबूर हो जाता है। इस तरह बाजार का जादू चढ़ने पर व्यक्ति भारी चमक दमक वाली वस्तुओं को बाजार से खरीद लाता है। अब दूसरा प्रश्न, उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। और जब वह उन वस्तुओं को लेकर के घर पहुंचता है और तब उसे पता चलता है कि ये वस्तुएं तो मेरे लिए किसी काम की नहीं है, तब उसे अपने आराम में खलल होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात वे वस्तुएं उसे आराम न दे करके उसे परेशानी देती है, जिससे मनुष्य बड़ा दुखी हो जाता है। इस प्रकार बाजार का जादू जब चढ़ता है तो मनुष्य प्रसन्नता से वस्तुओं को खरीद लेता है, और जब बाजार का जादू उतरता है तो अनावश्यक वस्तुएं मनुष्य को दुख देती है। तो इस तरह हमने पहले प्रश्न के विषय में जाना। अब हम दूसरे प्रश्न के बारे में जानेंगे। दूसरे प्रश्न के बारे में जानेंगे कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्यों है? क्योंकि ये ही प्रश्न आपके इस पाठ के अंतर्गत पॉजिटिव रेस्पॉन्स के अंतर अर्थात सकारात्मक भाव को प्रकट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो अब इस प्रश्न को आप ध्यान से समझ करके फिर आंसर बताएंगे। तो देखिए, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि बाजार में जो भगत जी है, जो कि बाजार से ना तो नुकसान लेते हैं ना बाजार को नुकसान देते हैं, तो उनके व्यक्ति का सबसे सशक्त पहलू, सशक्त का अर्थ होता है मजबूत, यह उभर कर आता है कि वे अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं। पहला जो प्रश्न बन रहा है इसमें, उसका आंसर ये बनेगा कि भगत जी के व्यक्तित्व का सबसे सशक्त पहलू बाजार के अंतर्गत यह दिखाई देता है कि भगत जी अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं। तो कैसे सीमित रखते हैं? आपने इस पाठ में देखा कि भगत जी किसी भी प्रकार से कोई भी सामान लेने के लिए जब बाजार जाते थे तो वह उन्हीं वस्तुओं को खरीदते थे जिन्हें उनकी आवश्यकता होती थी। भगत जी का दूसरा उदाहरण हमने ये भी देखा कि भगत जी चूर्ण बेचने का इसमें व्यापार करते हैं। चूर्ण बिकने के पश्चात अर्थात चूर्ण से उन्हें सीमित 6 पैसे की कमाई होने के बाद, पैसे नहीं आने की कमाई होने के बाद, वह बाकी का चूर्ण मुफ्त में बच्चों को बांट देते थे, जिससे पता चलता है कि भगत जी की आवश्यकताएं बड़ी सीमित थी और इन सीमित आवश्यकताओं को पूरा करके वह अपने जीवन को बड़े ही सुखमय तरीके से व्यतीत कर रहे थे। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? जी हाँ,
उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर समाज का हर व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को सीमित कर ले तो वह किसी भी वस्तु के न होने पर, अर्थात किसी भी प्रकार की लालसा न रखने पर, वह हमेशा समाज के अंदर अपने आप को सुखी महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। इसी से हम कह सकते हैं कि भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो हम जैसे कि आज इनके बारे में एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं, इन प्रश्नों को मैं आपको तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सुनते रहिए, समझते रहिए। जहां आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है उसे आप पेन कॉपी लेकर के दोबारा सुनने का प्रयास करें। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? अब देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। तीसरा प्रश्न, हमने 2 प्रश्न जान लिए हैं, अब तीसरे प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? तो बाजारूपन अर्थात बाजार में जब चमक धमक के कारण से वस्तुओं को आकर्षित बनाया जाता है और व्यापारी और ग्राहक के बीच में जब छल कपट होता हुआ दिखाई देता है, जिससे बाजार का बाजारूपन बढ़ता है। अर्थात बाजार से जब व्यक्ति चमक दमक के कारण से अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लाता है तो वह बाजार का बाजारूपन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, ये नकारात्मक भाव में बताया गया है कि बाजार का बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। अर्थात बाजार में जब खाली चमक दमक के कारण से वस्तुओं को आकर्षित बना करके लोगों को अर्थात ग्राहकों को लूटा जाता है तो वह बाजार का बाजारूपन कहलाता है। अब इसमें दूसरा प्रश्न, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? तो देखिए, बाजार की सार्थकता किस में है और बाजार को कौन से व्यक्ति सार्थकता प्रदान करते हैं? तो जो व्यक्ति बाजार से आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं और समय पर ही बाजार से वस्तुओं को लेकर के आते हैं, वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। और बाजार की सार्थकता किस में है? बाजार की सार्थकता है जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उस व्यक्ति को उस वस्तु की उपलब्धता प्रदान करके बाजार की सार्थकता कहलाती है, या उसी में बाजार की सार्थकता होती है। इस तरह हमने देखा बाजारूपन क्या है, बाजार की सार्थकता किस में है, कौन सा व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट चौथा प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न को तो 100% आप ढंग से समझना, क्योंकि यह प्रश्न किताब के अंदर भी है और आपके बाह्य समाज में भी एक शांति स्थापित करने वाला संदेश दे सकता है। तो मैं बोल के बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक समाज से एक प्रकार से सामाजिक समानता की भी रचना कर सकता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो देखो प्रश्न कितना सुंदर तरीके से पूछता है कि लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता बाजार। बिल्कुल सही है। बाजार में कैसे भी लिंग का, स्त्री जाओ या पुरुष जाओ, जाति कोई भी जाति हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, धर्म किसी प्रकार का धर्म का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, क्षेत्र कोई सा भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे जापान से आए, चाहे इंग्लैंड से आए, चाहे भारत का हो, वह किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं देखता है। वह देखता है क्रय शक्ति। जिसके जेब में दम वो कहलाएगा बाजार का सिंघम। अर्थात वही व्यक्ति बाजार से खरीद सकता है वस्तुओं को जिसके पास पैसा होगा, और जिसके पास पैसा है बाजार उसको आमंत्रण करता है, आइए और आकर के वस्तुओं को खरीदिए। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समानता की रचना करता है। अर्थात समाज के विभिन्न जाति के, विभिन्न लिंगों के, विभिन्न धर्मों के लोग जब वहाँ आते हैं तो उनमें समानता भी स्थापित होती है। अर्थात वो एक माने जाते हैं वहाँ पर। जबकि आप देख लो कहीं भी मंदिर में, मस्जिद में, घर में, बाहर, किसी भी जगह, हर जगह आज इनको लेकर के भेदभाव किया जाता है, लेकिन बाज़ार में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो हम इसके साथ पूरी तरह सहमत हैं कि बाज़ार एक सामाजिक समानता की रचना करने में काफ़ी हद तक सफल है। अब हमारा अंतिम 5वां प्रश्न, जिसको हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको समाज से संबंधित कुछ प्रसंग दिए गए हैं, इनके आपको उत्तर बताने का प्रयास करना है। अब देखिए क्या प्रयास करना है और क्या उत्तर बताने हैं आपको। तो जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है, अब देखो, और जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। अब देखो पैसे की शक्ति परिचायक के रूप में, अर्थात पैसा पावर है, यह कभी कभी अपना परिचय भी देता है पैसा। पहला प्रश्न कैसे कि एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ाता है क्योंकि उसका बच्चा
प्राइवेट स्कूल में फीस के कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, जबकि उसके बच्चे का दिमाग प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों से भी तेज और काफ़ी कुशाग्र होता है, लेकिन वह विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ने के लिए मजबूर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अगर उसके पास पैसा होता तो शायद वह भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके एक अच्छी तरीके के अपने जीवन को जी सकता था। हालांकि सरकारी स्कूल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन कई सरकारी स्कूल हमारी मानसिकता को लेकर के अच्छे नहीं माने जाते, जिसके कारण से आज हम निजी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों में एक अच्छा और कम अच्छा का महत्व स्वीकार करते हैं। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, अब देखो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पैसा पावर तो है, लेकिन कभी कभार पैसों की शक्ति काम नहीं आती। एक अमीर व्यक्ति जिसके पास काफ़ी धन है, काफ़ी पैसा है, लेकिन वह व्यक्ति का जो बेटा है वह कैंसर से पीड़ित है और कैंसर का कोई इलाज नहीं है उस समय, तो वह व्यक्ति कितना ही पैसा खर्च कर ले, लेकिन वह अपने बेटे को नया जीवन नहीं दे सकता। इस तरह हमने देखा कि एक व्यक्ति जो पैसे के कारण से अपने पुत्र को अच्छी पढ़ाई नहीं करा सका, एक व्यक्ति जो अपने पैसे के कारण से अपने बच्चे की मृत्यु को नहीं बचा सका। इस तरह आज ही हमारा पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।